जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरे साथ एक बार फिर से आज हैं प्रमोद जी कोठारी। प्रमोद जी कोठारी मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और आजकल पिछले 7-8 साल से कैलेगरी कनाडा में रहते हैं। तो पंजाब में बड़ा आजकल उथल-पुथल का माहौल है और कनाडा के साथ जब से भारत की थोड़ी-सी डिप्लोमेटिक टाइज़ थोड़ी-सी खराब हुई हैं, तब से और उसके बाद जो कनाडा के ऊपर जो संकट हैं, बहुत सारी जो चैलेंजेस आए हैं कनाडा में, तो उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो उस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। प्रमोद भाई, स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। प्रमोद भाई, कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इनटेक में अपनी एजुकेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बल पे वो बहुत मोटे पैसे कमा रहे थे, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और कनाडा में भी इन इमिग्रेशन और ऐसी अंधाधुंध इमिग्रेशन के कारण बहुत जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस और कोविड के कारण बहुत महंगाई, ये जो बहुत सारी समस्याओं का जो घालमेल हुआ, जी तो उससे बड़ी कष्ट में है। मैंने सुना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के की जो जनता है वहां पे। अभी जो चेंजेस हुए सर, उसके बारे में जरा बताइए, उसके बाद आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी सरकार ने क्या चेंजेस किए हैं वहां पे? जी, मैं आपको बता दूं साहब, जो आपने पैसे की बात करी ना कि बहुत मोटी कमाई करते थे, कनाडा के पास सबसे बड़ा भंडार जो है वो तेल का और लकड़ी का है। और जितना पैसा कनाडा लकड़ी बेच के, लकड़ी एक्सपोर्ट करके नहीं कमाता ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमाता है। तकरीबन तकरीबन 22 बिलियन डॉलर। 22 बिलियन डॉलर। 22 बिलियन डॉलर कितने होते हैं ना, आप इसका अनुमान इस चीज से लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान है वो 1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने लंबा लेटा हुआ है। पिछले 4 महीने से उसको 1 बिलियन डॉलर नहीं मिल रहा आईएमएफ से। और कनाडा 22 बिलियन जो है ना, वो इन बच्चों से कमाता था। अब आते हैं साहब पॉलिसी के ऊपर कि इन्होंने क्या बदलाव किए हैं पॉलिसी में। इन्होंने साहब पहला बदलाव तो ये कर दिया है कि जो स्पाउस है ना, जो हस्बैंड, जो लड़कियों की शादी करके जो लड़के कनाडा आते थे, विशेष रूप से ये पंजाब में होता था, तो लड़कियां आइलेट्स क्लियर कर लेती थी, वो यहाँ पर आके कॉलेज में पढ़ने लगती थी, पीछे से उनका 6 महीने बाद हस्बैंड आ जाता था। वो हस्बैंड यहाँ पे वर्क परमिट पे काम करता रहता था और वो अपने जीवन यापन यहाँ पे करते थे। अब साहब वो हस्बैंड नहीं आ पाएगा, उसके ऊपर इन्होंने संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये जो रूल है ना साहब, ये हस्बैंड के नहीं आने वाला। ये 2015 में जब मैं आया था ना, तब भी था ये कि ऐसे कोई स्पाउस नहीं आ सकता था। ये इन्होंने कोविड के दौरान क्या था कि ये बच्चे यहाँ पे फंस गए थे, अकेलापन हो गया था, बच्चे डिप्रेशन में आने लग गए थे, और तब इन्होंने ये एक रियायत दे दी थी। लेकिन पंजाब के एजेंटों ने, पंजाब के दलालों ने इसको एक धंधा बना लिया। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी सामाजिक तौर पे साहब। 12वीं पास लड़की होती थी, छोटी उम्र की बच्चियां होती थी, न उनकी भावनाओं की कोई कदर होती थी, सिर्फ कनेडे के नाम पे जो है उनकी उलूल जुलूल शादियां करके, और वो शादियां टिकती भी नहीं थी। यहाँ पर आके मैं जानता हूँ 5-6 बच्चों को तो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जिनके तलाक हो गए यहाँ पे आके, जिनके डाइवोर्स हो गए यहाँ पे आके। तो अब कनाडा की जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पाउस नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, और बहुत सख्ती से लागू किया है इन्होंने। और अगर कोई विजिटर वीजे लगा के आ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सख्त पाबंदी होगी, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर एक रियायत भी दी है कनाडा ने। जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो पीएचडी हैं, स्कॉलर हैं, या जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हैं, जो रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं, मतलब जो जेन्युइनली कैनेडियन यूनिवर्सिटीज से को कुछ देने और वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये रियायत है कि वो अपने स्पाउस को साथ में लेके आ सकते हैं, उनको ये सुविधा मिलती रहेगी। लेकिन ये जो 12वीं पास बच्चे आते थे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो मैरिजेस करा के आते थे, या कॉन्ट्रैक्ट ना करके भी गरीब लड़की आइलेट्स करती थी और अमीर घर का लड़का उस पे पैसे लगा देता था, ये लोग अब इस पे संपूर्ण रूप से बैन लग गया है। एक और जो दूसरी चेंज करी है, वो दूसरी चेंज ये है कि अब सरकार है,
वो सरकार कॉलेज को बताएगी कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन दे करके बच्चों को दूसरे देशों से बुलाना है। मतलब सरकार के पास कंपनियों ने ये अर्जी लगाई कि साहब हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की कमी है, तो सरकार फिर ये देखेगी कि भाई कौन कौन सा कॉलेज जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाता है। फिर सरकार उनको बोलेगी कि साहब आप 500 बच्चों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन दो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के पास इंजीनियरों की कमी हो गई है। उन 500 बच्चों को बुलाओ, उनको यहाँ के हिसाब से एजुकेशन दो, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको एजुकेशन दो और उनको मार्केट में लेके आओ। अब वैसा नहीं होगा कि जैसे कॉलेज कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट में बुला रहा है, कोई अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को एडमिशन दे के यहाँ पे बुलाते थे, फिर वो बच्चे भटकते रहते थे, न उनके पास रहने को जगह होती थी, फैक्ट्रियों में वो काम करके उनका बुरा हाल होता था, घर पे वो बताते नहीं थे क्योंकि कर्जा उठा करके और पैसा लगा करके आते थे, लड़कियां गलत कामों में पड़ जाती थी। तो वो सिस्टम अब बंद हो जाएगा, और कोई हेराफेरी करके आ भी गया ना तो उसको पीआर नहीं मिलेगी। अब पीआर बहुत सख्त कर दी है इन्होंने। जिस कॉलेज में सरकार ने लिख के दिया है ना कि आपको इन बच्चों को बुलाना है, उसी फील्ड के बच्चे पीआर होंगे। अब सारी फील्ड के बच्चे पीआर नहीं होंगे, स्किल्ड कैटेगरी में ही पीआर मिलेगी। अब अभी भी पंजाब के कुछ एजेंट हैं वो हट नहीं रहे, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आसानी है, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार की बहुत सख्त तरीके से इनके ऊपर नजर है और सरकार इसके ऊपर बहुत शिकंजा कसने जा रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पॉलिसी डाली है। ये आपको बहुत डीपली जा करके जितने भी 2 नंबर के काम थे वो सब बंद करेंगे साहब। अभी भी जो कल परसों एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ का आया है रिजल्ट, उस ड्रॉ की जो कट ऑफ है वो 530 पॉइंट है। एक 12वीं पास बच्चा और उसके हस्बैंड जितनी मर्जी स्किल्ड जॉब कर ले, 530 पॉइंट पूरे नहीं कर सकते। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट था, मेरी वाइफ पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरे पास इंडिया में भारतीय एयरटेल और वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसी रेपुटेड कंपनीज में मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस था, तब भी मेरे 460 पॉइंट ही बने। कनाडा के अंदर भी मेरी 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस था, तब भी 460 पॉइंट बने, और इनकी कट ऑफ अब 530 जा रही है। तो आप सोचो ये 12वीं पास करके जो बच्चे आए हैं पंजाब से, इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे। इनके सामने एक ही ऑप्शन है कि ये LMI ले ले, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब कोई पंजाबी कंपनी चलाने वाला बंदा इनको LMI दे दे कि भाई इस आदमी को मैं काम पे रख रहा हूं और ये आदमी मेरे पास काम पे काम करेगा, लेकिन उसके साथ $50,000 रेट चल रहा है। ये नई पॉलिसी आने के बाद LMI का रेट $50,000 यानी 30-35 लाख रुपए। मतलब जो बच्चा पंजाब से पहले ही 30-35 लाख रुपए लगा के स्टूडेंट आया था, उसको फिर 30-35 लाख रुपए लगा के पीआर लेनी पड़ेगी। तो सोचो कितना मुश्किल है एक 12वीं पास बच्चे के लिए। ये है साहब नई पॉलिसी इनकी। प्रमोद भाई, पहले तो मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा सवाल जी जो यहाँ हिंदुस्तान में बहुत से लोग पूछते हैं, मैं खुद इस सवाल का आज तक जवाब ढूंढ रहा हूं कि 20 से 25 लाख रुपए लगाकर एक 17 साल का बच्चा जी अपने बच्चे को 17 साल के बच्चे को एक बाप 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कनाडा भेजता है जी कि यहां पे उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। आपको मालूम है जब वीजा आ जाता है ना तो खुशियां मनाई जाती है, ओ पार्टी होती है, केक कटता हो, जैसे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। तो जी ये पहले बताइए कि आप चूंकि खुद लगभग पिछले, अब तो आप 2015 से लेकर अब 24 आ गई, 9 साल से आप कनाडा में हैं सर। जी आपने 9 सालों में कुछ तो असेसमेंट किया होगा कि आखिर ये पंजाबियों में और अब तो हरियाणवियों में भी, राजस्थानियों में भी, हिमाचलियों में भी जो कनाडा के प्रति जो इतना बड़ा आकर्षण है, जी क्या सोच के आते हैं और वहां जाके इनको क्या मिलता है एक्चुअली? क्या सोच, यहां वालों को क्यों लगता है कि कनाडा तो स्वर्ग है?
सर इसका एक जो मेन कारण मैं बताऊं ना, इनके समाज का जो स्ट्रक्चर है ना, इनके समाज का जो ढांचा है ना, वो इस प्रकार से बन चुका है कि इनको ऐसा लगता है कि बस कनाडा ही सब कुछ है। मतलब ये इनका माहौल ही ऐसा बन चुका है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना साहब, मतलब मैं अपने व्यक्तिगत बात करता हूं, मैं दूसरे, मेरा एक दोस्त है मुंबई में, आदित्य विक्रम सिंह, आपके आजमगढ़ का है, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, 1 साल ही सारा कुछ किया है, वो मेरे से ज्यादा ग्रो कर गया है साहब। वो आईएफबी कंपनी का वेस्टर्न वेस्टर्न हेड है। आईएफबी है ना, जिसके वॉशिंग मशीन और फ्रिज आते हैं, वो उसका वेस्टर्न हेड है वो, इंडिया का, जिसके अंदर ये आपका महाराष्ट्र और इसके आसपास के आजू बाजू के जो क्षेत्र आते हैं, पुणे में रहता है। वो मेरे से ज्यादा ग्रो कर गया, मैं कनाडा में आके उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। ये हकीकत है। मैं दूसरे पे बातों चीतें क्यों करूं, मैं अपनी बात बताता हूं। ये जो पंजाब के लोग है ना साहब, आपको पता है पिछले 15 साल से पंजाब कैडर से एक आईएएस भी नहीं निकला है, और न कोई आईपीएस निकला है। आप उठा के देख लेना, आपके पास डेटा पड़ा होगा पंजाब कैडर से पंजाब में से कितने आईएएस और आईपीएस निकले हैं। इन्होंने एजुकेशन को छोड़ दिया है बिल्कुल। इनके समाज का माहौल चावल ऐसा हो गया है कि कनाडा ही सब कुछ है। उसका मेन कारण ये है कि जो पहले कनाडा आए हुए हैं रिश्तेदार, वो इनको कनाडा जब जाते हैं तो वो आईफोन और ब्रांडेड कपड़े लेके जाते हैं, पर्स लेके जाते हैं, परफ्यूम लेके जाते हैं, तो उनको ये ऐसा दिखाते हैं कि भाई कनाडा के अंदर तो हम बहुत ऐश करते हैं। लेकिन वो सारे लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके जाते हैं। तो कनाडा में जो आदमी रह रहा है ना, उसको तो ऐसा लगेगा कि यार हमारे रिश्तेदार देखो कहां पहुंच गए हैं, हमारे रिश्तेदार देखो करोड़पति अरबपति हो गए हैं, हम जो है 10 किले की जमीन के ऊपर जो है सिर्फ रोटी खा रहे हैं। और जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तब उनको पता लगता है कि रिश्तेदार तो झूठ बोल रहे थे यार। तो ये तो ये बात है साहब। झूठ क्यों बोलूं मैं, झूठ क्यों बोलूं भाई? मैं दूसरे बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को भ्रमित करने के लिए नहीं झूठ बोल सकता, और मेरे को शोभा भी नहीं देता। तो ये सच्चाई है, इनके रिश्तेदार फंसाते हैं इनको। और जो वो इत्थे आंदा अपनी बुआ कोले, मामी कोले, फिर कहता भूआ तो झूठ बोलती सी यार, इत्थे तो भूआ के उत्ते तो आप कर्जा चढ़ा पिया। तो ये हिसाब किताब है साहब। इनका समाज इनको भ्रमित करता है, और उस भ्रमित होने की वजह से फिर ये ऐसे आते हैं। हालांकि वो गलत, मैं मानता हूं, उस बात को नहीं करना चाहिए। नहीं प्रमोद भाई, एक बात और बताऊं आपको। जी आपने कहा स्पाउस वीजा बंद हो जाएगा। वो मैंने ना एक यूट्यूब पे एक, नहीं, एक फ्यूचरिस्ट है, उनका एक आर्टिकल पढ़ा था जी कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि 128 थिंग्स दैट विल डिसअपियर जी विद द इन्वेंशन ऑफ ड्राइवरलेस कार। कि एक ड्राइवरलेस कार बन जाने के कारण 128 चीजें धरती से गायब हो जाएंगी। तो उन्होंने लिस्ट बताई थी जी कि ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, चोरी बंद हो जाएगी तो इंश्योरेंस बंद हो जाएगा, फिर रेड लाइट नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी, ट्रैफिक पुलिस की नहीं रहेगी। तो ना जब वो 128 चीजें बताई थी, जब 60-62 तक वो लिस्ट पहुंची ना, तो मेरा दिल बैठ गया। अरे मैंने कहा ये भगवान, एक आविष्कार से तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जी इतना बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ एक आविष्कार से या एक पॉलिसी डिसीजन से। कोई सरकार अगर एक डिसीजन ले लेती है तो समाज पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब सब जी आपने बोल दिया कि साहब स्पाउस वीजा बंद हो जाएगा, जी तब तो साहब, अच्छा मैं आपको बताऊं, उसमें एक चेंज हो रहा है कि शायद 12वीं के स्टूडेंट को नहीं, अब बीए के स्टूडेंट, बीए पास करके आओ तब जाके यहाँ स्टूडेंट वीजा मिलेगा, और खास खास सिर्फ गिनी चुनी बढ़िया कोर्सेज में ही एडमिशन मिलेगा। जी हाँ जी जैसे डॉक्टर्स को मिलेगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, या पीएचडीज और ऐसे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो सचमुच स्टूडेंट है, हाँ, हायर जिनकी कमी एजुकेशन। है, जिनकी कनाडा में कमी है, जिन प्रोफेशनल्स की कमी है, उनको ही मिलेगा। तो यहां तक का तो सर 99% स्टूडेंट 12वीं पास था, जिसने बड़ी मुश्किल से नकल शकल मार के, मतलब सही पूछा जाए तो 10वीं में वो 33% नंबर लेने स्टूडेंट है जो वहां जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात
हाँ, तो एक तो 99 में भी 60% ऐसा है जिसने फर्जी आइल्स के सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। हाँ, तो सर ये इतनी बड़ी एक वो आइलेट्स इंडस्ट्री खुली हुई है पंजाब में, हजारों जी, सेंटर हैं जिसमें लाखों बच्चे आइलेट्स कर रहे हैं। सर वो तो सारा का सारा बंद हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब। पंजाब में हजारों हजारों लोग हैं जो एजेंट बन के घूम रहे हैं, जो आइलेट सेंटरों पे सिर्फ उन लड़कियों का डाटा इकट्ठा करते हैं जिनके 5.5 से ऊपर बैंड आने वाले हैं आइलेट्स में। जी, और जैसे ही उस लड़की का रिजल्ट आता है तो उसके लिए लड़का ढूंढने की एक इंडस्ट्री है पंजाब में। है, बिल्कुल है। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ, 5.5 बैंड कुड़ी लप पई है। वो बकायदा बकायदा फोटो देख दिखा के ना रिश्ते कराते फिरते हैं। कोचिंग जो होती है उनके मालिकों के रिश्ता कराने वालों के साथ गठजोड़ है। जैसे ही हाँ हाँ रिजल्ट हाँ, आता है फोन कर देते हैं उनको कि आ जाओ उनको भाई रे, कमीशन ये मिलता है छोरियां हैं। सर। आइलेट सेंटरों को कमीशन मिलता है कि साडे ਤੁਹਾਡੇ सेंटर दी केड़ी कुड़ी है जिन्हों ਹੁਣ ਉਹ सेंटर को तो पता होता है ना कि ये 5.5 बैंड से ऊपर ले लेगी। तो जी, डाटा देने का डाटा बेचा जाता है बकायदा। फिर जी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं। तो सर ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री चल रही है। पंजाब की बात तो आपने बता दी। कनाडा की बात बताता हूँ। कनाडा के अंदर पंजाबी जो है वो 3 ही काम करते हैं एक हिसाब से। या तो ट्रक चलाते हैं, या रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फिर ये इमिग्रेशन में पीआर करवाना, वर्क परमिट कराना, इमिग्रेशन लॉयर है। अब हमारी जान पहचान में एक हमारी बहन जी थी। मैंने उनको कहा कि मैं कहा जी मैडम ये जो है वीजे तो सख्त हो गए, अब आपका क्या विचार है, आपका काम तो घट जाएगा। तो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो पार्ट टाइम करती थी उसको। वो करिए भैया मैं फुल टाइम हो गई हूँ, मैंने तो लिख दिया मेल उनको कि भाई मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों? कह रही जिस हिसाब से नई पॉलिसी आई है काम बहुत कम हो जाएगा। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आइलेट्स वाली, ये इमिग्रेशन वाली, इस इंडस्ट्री को सर कंट्रोल करना बहुत आसान था, बहुत जरूरी था। आसान नहीं, बहुत जरूरी था, क्योंकि लाखों लाख परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं साहब। एक एक घर का जवान लड़का इन्होंने ऐसे मतलब धूर्त तरीके से माइंड मैनिपुलेट करके, डेटा मैनिपुलेट करके, उनको डंकी के रूप में उनकी शादियां करवा के, उनको 2 नंबर में, उनको रेफ्यूजी पे लाखों लाख परिवार जो है इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। और आप यकीन मानोगे, ये इंडस्ट्री झुंझुनू सीकर तक पहुंच गई है। आप लोग बात करते हो ना कि ये कैथल, जींद, रोहतक यहां तक पहुंच गई है, झुंझुनू सीकर तक ये पहुंच गई है ये इंडस्ट्री। तो ये जरूरी है, ये व्यापार अब इसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा साहब, एक हिसाब से इसके ऊपर थोड़ी सी नकेल कसेगी। और ये अच्छी बात है साहब, अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। कनाडा के अंदर 17 लाख बच्चा आया है पिछले 3 साल में। 17 लाख बच्चा 3 साल में। और उनको पीआर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनके पास 3 लाख वैकेंसी है। तो बाकी 14 लाख कहां जाएगा साहब? उनका भविष्य क्या है? उनका मेंटल स्टडी क्या है? उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा उन बच्चों का? जो जवान बच्चा अपने पुरुषार्थ से अपने आने वाले 40 साल प्लान करता है, उसके सामने कोई फ्यूचर ही नहीं दिखता इनको यहां पर आकर के। तो ठीक है, अच्छा अच्छा है, वेलकम करना चाहिए भारत के लोगों को भी, कनाडा के लोगों को भी। और जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज थी ना, वो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं कनाडा के, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं देती थी। वो कहते थे सीटें फुल हो गई हैं। उसका कारण ये था, जैसे मेरी बेटी अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेने जाती है, उसकी फीस होगी $1500 एक सेमेस्टर की। और जो पंजाब से बच्चा आ रहा है, उससे वो $10,000 लेते हैं एक सेमेस्टर की फीस। तो कहां 1500, कहां 10,000। तो मेरी बेटी को एडमिशन नहीं मिलता, और पंजाब से बसें भर भर के आ रही हैं। ये वजह है इसको कंट्रोल करने की। यहाँ के नागरिकों ने बड़ा सरकार का पुरजोर विरोध किया। जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल नकेल कस दी थी इसके ऊपर कि तू ये कर क्या रहा है। इस वजह से इनको करना पड़ा है। इन्होंने कोई पंजाब की भलाई के लिए नहीं करा, इन्होंने अपना घर बचाने के लिए किया है ये। जी, नहीं, मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि 17 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पहुंचा हुआ है। जी, वहां पे एक बहुत जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस हो गया है। अभी आप जी, मुझे बता रहे थे कि पहले तो बेसमेंट किराए पे दी जाती थी, अब तो जैसे
बंबई में जो है वो शिफ्टों में लोग सोते हैं, अब जी वो टीयर सिस्टम बेड हो गया है। चाइना में भी ऐसे ही सोते हैं। मैंने सुना मैट्रेस किराए पे चढ़ाने लगे हैं कनाडा के लोग। टोरंटो, मिसिसागा और ये ब्रैम्पटन जो एरिया है, ये जो जीटीए का एरिया है, इसमें पहले घर किराए पे थे। जब मैं वहां पे था 2015 में, तो हमने $1800 में पूरा घर किराए पे ले लिया था। आज वहां पे सिचुएशन ये है कि घर और कमरे किराए पे नहीं मिलते, आपको एक मैट्रेस किराए पे दी जाएगी। आप कहीं पे रेंट पे कमरा लेने जाओगे, वो कहेगी जी ये मैट्रेस किराए पे मिलेगी आपको, और उस मैट्रेस का जो रेट है वो $500-600 होता है किराए पे लेने का, और उस पे 2 लोग सोते हैं। एक एक घर के अंदर 20-20, 22-22, 23-23 बच्चे रहते हैं, सब एक घर के अंदर। आप उस घर के अंदर का माहौल सोचिए कि सभी बच्चे अलग अलग, जिनकी मानसिकता है, अलग अलग उनकी विचारधारा है, अलग अलग पृष्ठभूमि से वो आते हैं, वो एक घर में 22 लोग 23 लोग साथ में रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे, उनका मेंटल जो है वो कैसा होता होगा, उनके आपस में लड़ाइयां झगड़े, आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स वो कैसे मैनेज करते हैं। मतलब कोई भी आदमी, कोई भी दिहाड़ीदार इंडिया के अंदर भी जो रेडी पे जो सब्जी बेचता है ना, वो सारे दिन सब्जी बेच के शाम को उसको ये सुकून है कि चलो हमारी मेहरारू जो है या हमारी धर्म पत्नी जो है वो अब घर पे जाके आराम से रोटी खा के सो जाएंगे, और वो दूसरे दिन फिर फ्रेश माइंड से उठता है और अपना काम करता है। इन बच्चों को घर पे आकर के और शांति से सोने को भी वो नहीं मिलता कि शांति से सो जाएंगे। वहां पे जब वो बेचारे सारे दिन काम करके आते हैं, तो कोई अपने घर पे बात कर रहा है, किसी ने म्यूजिक लगाया हुआ है, कोई खाना बना रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। तो आप सोचो कि वो कैसे रहते हैं उन घरों के अंदर। और सच में मैट्रेस किराए पे मिलने लग गई हैं अब। बेसमेंट के अंदर जहां पे न सूरज आता है न हवा आती है, वहां 10-10 लोग रहते हैं एक एक बेसमेंट में, क्योंकि इन्होंने बुला तो लिया। गलती इसमें सरकार की भी नहीं है, सरकार ने तो वीजा एक लड़की को ही दिया था ना कनाडा आने के लिए। अब 3 लाख लड़कियों को दे दिया, लेकिन 3 लाख हस्बैंड भी तो आ गए। अब सरकार को ये थोड़ी पता था कि भाई सबकी सभी शादी। सरकार ने तो उस बच्चे को सहूलियत दी थी, उस बच्चे को फैसिलिटी दी थी कि भाई ये शादीशुदा है और इसका परिवार पीछे है, तो इसका मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए इसका हस्बैंड का यहाँ पे होना जरूरी है। तो सुविधा पे दी थी, इन्होंने इसको कारोबार बना लिया। जितने लोग सरकार ने प्लान किए थे उससे डबल लोग आ गए। सरकार को 2 साल 3 साल ये समझने में लगा, लेकिन जब तक समझ में आया सरकार को, तब तक जो है देश जो है वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। हाउसिंग क्राइसिस इतनी भयंकर है कि लोगों के पास पैसे हैं खरीदने को, घर नहीं है। अब घर एक दिन में तो बनेगा नहीं, साल भर तो लगेगा घर को बनने में। तो पाइलअप इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में है फिलहाल। और यहाँ की जो अपोजिशन है ना, उसने साहब जस्टिन ट्रूडो का जीना हराम कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो को तो मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे इमरान खान को या वो मालदीव वाले मोइजू का किया हुआ है ना, वो हाल कर दिया इन्होंने। क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर एक अजीब सी अराजकता फैल गई है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। 911 की इतनी कॉल आती है रोज घरों के अंदर, जहां पे ओवरबर्डन घर है वहां पे लोगों के झगड़े होते हैं, 911 कॉल करते हैं, पहले 2 मिनट में 911 की गाड़ी आ जाती थी। ब्रैम्पटन में 45 मिनट का वेट टाइम चल रहा है 911 के लिए, कि 45 मिनट बाद 911 कॉल करोगे तो पुलिस आएगी आपके पास। पंजाब से ज्यादा का टाइम है। और ये मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, कनाडा का जो अपोजिशन लीडर है ना, पियरे पॉलिवर, उसने बकायदा पब्लिक मीटिंग के अंदर ये कहा है। उसने खुद कॉल की ब्रैम्पटन में आकर के, उसके किसी दोस्त की शायद गाड़ी चोरी हो रही थी, तो उसके दोस्त ने उस पियर पॉलिवर को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको कॉल किया, कह रहा यार मेरी गाड़ी चोरी हो रही है। तो वो पियर पॉलिवर वहां पहुंच गया। अच्छा, पॉलिटिशियन था, लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो उन्होंने सारी चीजें रिकॉर्ड करनी शुरू करी। तो वो गाड़ी चोरी हो करके और एक रेलवे यार्ड में चली गई, तो गाड़ी में जीपीएस था। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन और उसका फ्रेंड वो उस यार्ड में चले गए उस गाड़ी को ट्रैक करते करते। तो उसने कहा कि ये हमारी गाड़ी है, हमें दो। तो जो यार्ड का जो मालिक था, उसने उनके ऊपर फाइन लगा दिया कि तुम बिना परमिशन के मेरे यार्ड में कैसे आए।